सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स का। ये क्लास 11 से रिलेटेड तो है, लेकिन ये बीकॉम बीबीए हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा एजम्पशंस और कन्वेंशंस फॉलो करने वाले पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली फॉलो करके अकाउंट्स किया जाता है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, एक स्टैंडर्ड आ सके, लीगली उस चीज को माना जा सके, and for a whole round development growth of the business, these principles, assumptions and conventions are followed. So without wasting time, let's start with the chapter. First of all, what do you mean by accounting principles? This is the most important thing that is to be understand in the beginning, that we have to understand in the beginning. What do you mean by accounting principle? Now look, accounting principle are like set of certain rules and regulations जिसको फॉलो करके हम लोग अपना स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. इट कुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. नाउ सिंस द प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इन प्रिंसिपल्स को का स्टैंडर्ड एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ऑब्वियस बात है जो नेट रिजल्ट आएगा वो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो यूनिफॉर्म नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि नेट रिजल्ट्स यूनिफॉर्म आए, तो आपको इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है. देखिए, हमने यहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग भी प्रेजेंट किया है आपके सामने. यहाँ लिखा हुआ है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज. It is therefore necessary that the statement should be prepared according to some standard language and set of rules. ऑब्वियस सा बात है, जो भी आप फॉलो करते हो, मतलब जब भी आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो, तो आपका अकाउंट जो है एक स्टैंडर्ड मान के चलता है, जो कि लीगली भी एक्सेप्टेड होता है. तो इसीलिए इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा जरूरी है. इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ में अगर बोलना हो, तो वी कॉल इट एज गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नाउ these are universal and followed everywhere. इंडिया में आईसीएआई के थ्रू इन एजम्पशंस और इन कन्वेंशंस को लागू किया जाता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने जो भी पॉलिसीज या जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी एजम्पशन सेट किया है, उन्हीं पॉलिसीज, उन्हीं एजम्पशंस, उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमको भी अकाउंटिंग करना पड़ता है, ताकि जैसे पहले हम बताए थे, एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, प्लस लीगली उस चीज को एक एक्सेप्टेंस भी मिल सके. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है. ऐसा नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और है, किसी और के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं है. सबके लिए ये यूनिफॉर्म है. दूसरा, ये सारा प्रिंसिपल्स जो भी कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा मैनमेड प्रिंसिपल्स है. हम लोगों ने बनाया है इन प्रिंसिपल्स को, ताकि अपना जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपरली एक तरीके के साथ हो सके. थर्ड, दिस प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. ये जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, assumptions आप अभी पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, ये सारा प्रिंसिपल्स जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है. ये लोग टाइम बाउंड नहीं होता है, बल्कि ये लोग टाइम के साथ खुद को चेंज करता है, इवॉल्व होता है. बिकॉज वक्त के साथ इन प्रिंसिपल्स, इन assumptions को भी हम लोगों को चेंज करना पड़ता है. ये इवॉल्व होते हैं विद टाइम, इसीलिए इसको रिजिड नहीं बोला जाता है. अब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर सब डिवाइड करो, तो दो पार्ट निकल के आता है बेटा. पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड एजम्पशन, और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन. सर, अजम्पशंस और कन्वेंशन, इन दोनों में क्या, थोड़ा मीनिंग बताइए. देखिए बेटा, अजम्पशन हम लोग उन चीजों को बोलते हैं जिसको मान करके अकाउंटिंग किया जाता है. आई रिपीट, अजम्पशन हम उन चीजों को बोलते हैं जिन चीजों को हम लोग मान लेते हैं और उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं. वेयर एज कन्वेंशंस उन चीजों को बोला जाता है जो ट्रेडिशनली हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब एक बिजनेस ट्रेडिशनली या उसका एक कस्टम है, उसको वो फॉलो करता है. उन चीजों को हम लोग
कन्वेंशन बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा है, कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट इज फॉलोड इन अकाउंटिंग, whereas assumption is basically based upon certain conditions जिसको मान करके आपको अकाउंटिंग की करना पड़ता है, जिसको मान करके आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है, whereas conventions are like tradition and customs which are being followed year after year by a business organization. Now, what do you mean by अकाउंटिंग assumptions? Like as I've told you, ये जितने भी assumption है वो इशू किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और assumptions तो है बहुत सारा, लेकिन तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट assumption है, आई रिपीट, तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट assumption है वो क्या क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट assumption है, और इन सारे assumptions के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन AS1 में बताया गया है। तो पहला assumption है गोइंग कंसर्न कंसर्न, इन द सेंस जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यही मोटिव से अपना बिजनेस या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, इसी मोटिव से कि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। भले वो एक महीना बाद बंद हो जाए, या एक हफ्ते बाद बंद हो जाए, या एक साल बाद बंद हो जाए, बंद होने को वो कभी भी हो सकता है, लेकिन अपना जो मेंटालिटी रहता है, अपना जो माइंडसेट रहता है, दिमाग में हम यही इंस्टॉल करके चलते हैं कि अपना बिजनेस जो है, अपना धंधा जो है वो लॉन्ग रन में चलने वाला है। सो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे ये लाइन लिखा है, द कंसेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी इट्स एक्टिविटी फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये लंबे रेस का घोड़ा है, लंबा चलने वाला है। अब बंद होने को वो कभी भी बंद हो सकता है। हम लोग लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी काम, अगर आप भी कोई काम स्टार्ट करते हो, भले वो ना चले लॉन्ग रन में, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो आप तो यही अज्यूम करते हो ना कि भैया लॉन्ग रन में ये चलने वाला है। तो ये पहला अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दूसरा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब होता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तो कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या कुछ रूल्स या कुछ मेथड्स आप फॉलो करते हैं, ठीक कि नहीं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये सिखाता है हम लोग कि जो भी मेथड रूल या स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर वो सेम रहना चाहिए। आई रिपीट, ईयर आफ्टर ईयर वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक साल ये मेथड यूज किए, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, डेप्रिसिएशन। जब भी हम लोग कोई मशीन वगैरह यूज करते हैं तो वो लॉन्ग रन में क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है बाबू, इसको चार्ज करने का दो तरीका होता है। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक का नाम है WDV मेथड, मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन किसी एक साल आप SLM यूज कर लिए, किसी एक साल आप WDV यूज कर लिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप SLM से स्टार्ट किए हैं तो टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट एसेट आपको SLM ही चार्ज करना है उसके ऊपर, एंड वाइस वर्सा। तो फटाक से कोई भी मेथड, कोई भी पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर मेथड एंड द पॉलिसीज विच यू आर फॉलोइंग। यू कैनॉट चेंज इट ईयर आफ्टर ईयर, बिकॉज इफ यू डू दैट it will affect your statement of profit and loss, it will affect your balance sheet, you won't be able to compare your previous year statement of profit and loss with with current year statement of profit and loss, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक साल बीतते ही आपने बहुत सारा चेंजेस कर दिया जिसका जरूरत नहीं था। इसीलिए अकाउंट्स बोलता है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, जो फॉलो कर रहे हो शुरू से अंत तक उसी को फॉलो करो। The third important concept is accrual concept. Now, this is very important from the point of view of accounting because बाद में आप पढ़ोगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी दो बेसिस होता है, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। इनफैक्ट इनकम टैक्स में भी अक्रूवल बेसिस को ही इंपॉर्टेंस माना जाता है। अब अक्रूवल बेसिस सर होता क्या है वो तो बताइए। देखिए बाबू, अक्रूवल बेसिस मतलब होता है, एक सिंपल सा बात है, जिस साल का रेवेन्यू है, अगर जैसे मान लीजिए इस साल आप 1 लाख रुपए रेवेन्यू अर्न किए और इसको अर्न करने के लिए सामने से आप 80,000 रुपीज खर्च किए, आपने सामने से 80,000 रुपीज खर्च किया, तब जाकर के आपने 1 लाख का रेवेन्यू अर्न किया।
अक्रूवल, अब ये हो सकता है कि इस 80,000 में से आपने 60,000 पे किया है, 20,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ऐसा भी हो सकता है ये जो रेवेन्यू है 1 लाख का, इसमें से यू हैव जस्ट रिसीव्ड 80,000, 20,000 इज स्टिल पेंडिंग। तो अगर आप कोई अगर अक्रूवल बेसिस नहीं जानता है, आप उनसे पूछोगे तो वो लोग बोलेगा कि जो मिला है उसी को हम लोग काउंट करेंगे, जो पे किया है हम लोग उसी को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपेंस है वो है 80,000, वो इस अकाउंटिंग ईयर का हिस्सा है। जो भी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू 1 लाख, वो इस अकाउंटिंग ईयर का हिस्सा है। तो हम लोग 1 लाख से 80,000 को एडजस्ट करेंगे और अपना प्रॉफिट निकालेंगे 20,000। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या बोला गया कि जो भी एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है, चाहे आप उसको पे करो या ना करो, आप उसको बुक्स में जरूर रिकॉर्ड करना। सिमिलरली रेवेन्यू, इफ यू हैव अर्न द रेवेन्यू, ठीक है, आप लीगली उस रेवेन्यू के हकदार बन चुके हैं, लेकिन आपके हाथ पे नहीं आया, डजेंट मैटर। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ करंट ईयर इनकम, इट विल बी इंक्लूडेड इन आवर इनकम। तो ये होता है अक्रूवल कंसेप्ट। जो जिस साल का एक्सपेंस है, जो जिस साल का रेवेन्यू है, वो उसी साल पे बुक्स पे रिकॉर्ड किया जाएगा। डजेंट मैटर वेदर यू हैव पेड और अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वेदर यू हैव रिसीव्ड या अभी भी अक्रूड है। इन चीजों को नहीं देखा जाता। मेन देखा जाता है कि भाई ये एक्सपेंस इस अकाउंटिंग ईयर का हिस्सा है, हमको लिखना है। ये रेवेन्यू इस अकाउंटिंग ईयर का हिस्सा है, हमको रिकॉर्ड करना है। दैट्स इट। ठीक है, वो बात की बात है कि उस रेवेन्यू में से आपको अभी तक क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। उस एक्सपेंस में से आपने अभी तक क्या पे किया है, क्या नहीं पे किया है। ये बात का स्टोरी है। बट करंट सिनेरियो में वो इस अकाउंटिंग ईयर का हिस्सा है, इसीलिए हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है अकाउंटिंग ईयर की, एक अकाउंटिंग ईयर में जो जो हो रहा है, वी विल रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स, irrespective of paid or not paid, irrespective of received or not received. Okay, the next one is business entity concept. Now, what do you mean by business entity concept? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम लोग को ये सिखाता है बाबू कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग हैं। दे आर नॉट द सेम पर्सन, या दे आर नॉट द सेम बॉडी। ये दोनों अलग है, इन दोनों का डिस्टिंक्ट, ये लोग दोनों का एक अलग आइडेंटिटी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग आइडेंटिटी होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, हम लोग बैलेंस शीट जब बनाते हैं कंपनी का, उसपे दो साइड होता है बाबू। एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है एसेट। जो भी पैसा प्रोपराइटर बिजनेस में डालता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं और लाइबिलिटी के अंडर लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग है। तो बिजनेस ये कंसिडर करता है कि ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो ओनर का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है। मतलब बिजनेस को ओनर पैसा दे रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। आज अगर बिजनेस और ओनर दोनों एक होता, अगर दोनों को आप एक मानते, तो कभी भी उसको इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी नहीं ट्रीट किया जाता। अगर आज ओनर और बिजनेस दोनों सेम हो जाए, तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस और बिजनेस का पर्सनल एक्सपेंस वो भी दोनों मर्ज हो जाएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज दोनों अलग है, इसीलिए ओनर जब भी पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल बोल करके रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली ओनर अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, चाहे गुड्स हो या कैश हो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोल के इसी कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यही एक बड़ा प्रूफ है कि दोनों अलग बॉडी है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस अगर किसी दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे नहीं, आपके बिजनेस के नाम पे बनता है। आप जाकर के अपना चेकबुक देखो, वहां पे चेकबुक के नीचे प्रोपराइटर में भले आपका नाम हो, लेकिन उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में आपका नाम होगा। अगर आपको किसी और के बिजनेस के ऊपर केस करना है, तो आपको उसके शॉप के या उसके बिजनेस के नाम पे फाइल, मतलब सूट फाइल करना पड़ेगा। आप ओनर का नाम बाद में आता है, ओनर का नाम बाद में आता है, पहले तो वो बिजनेस है, क्योंकि उसका एक खुद का आइडेंटिटी है। सिर्फ वो क्या है, वो एक इंटेंजिबल है। ठीक है, लेकिन हर बिजनेस का अपना अलग आइडेंटिटी होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।
अब आते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बहुत इजी कंसेप्ट है बाबू। ये कंसेप्ट अपने को ये सिखाता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिन चीजों को जिन चीजों का एक मॉनेटरी मेजरमेंट है। अगर किसी का मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं है तो उन चीजों को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट अपने को ये सिखाता है कि हम लोगों को हर एक चीज को एट कॉस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए। सर एट कॉस्ट बोले तो, एट कॉस्ट बोले तो जैसे कि सामान का प्राइस हो गया, उसको लाने में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है तो वो हो गया। इनफैक्ट उसको अगर इंस्टॉल करने या एरिक्शन करने में कोई चार्ज लगा तो वो हो गया। जैसे मान लीजिए आपने एक 36,000 का एसी खरीदा, ठीक है। फिर उसको अपने घर तक लाने के लिए आपने 2,000 का कैरेज पे किया। वापस उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने, जो भी लेबर आया था, उसको 2,500 का चार्जेस पे किया। तो अब आपको अगर कोई पूछता है कि भाई वो एसी का कीमत क्या है, तो आप 36,000 भी नहीं बोलोगे, 38,000 भी नहीं बोलोगे, बल्कि आप उसको बोलोगे 40,500। एट कॉस्ट मतलब होता है कि उस एसेट को अक्वायर करने के पीछे आपने जितना भी खर्च किया है, उन सारे खर्च को एक साथ करके हम लोग एट कॉस्ट बोलते हैं। और कल दिन अगर मार्केट में उस एसेट का वैल्यू घट जाता है या बढ़ जाता है, दैट डजेंट मैटर। आपने उसको एट कॉस्ट रिकॉर्ड किया था और वो एट कॉस्ट ही रिकॉर्डेड रहेगा बैलेंस शीट पे, वो चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब बाबू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है हम लोग को? जैसे देखिए, हम लोग को तो पता है कि बिजनेस लॉन्ग रन में चलने वाला है, इनडेफिनेट पीरियड तक चलने वाला है। कब तक चलने वाला है ये नहीं पता है, ये अपने को कोई आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि लॉन्ग रन में वो चलने वाला है। तो भले एक एक बिजनेस 50 साल 60 साल से चल रहा है, वो लॉन्ग रन में चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, उसका फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, ये सब जज करने का या ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भले अकाउंटिंग पीरियड भले अकाउंटिंग सॉरी भले बिजनेस का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, लेकिन उसके लाइफ स्पैन को हम लोगों ने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो कि चालू होता है एवरी ईयर का 1 अप्रैल पे और खत्म होता है हर साल अगले साल का 31 मार्च। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस साल अगर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2014 में, तो वो खत्म होगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2015। इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब इस पीरियड के दौरान जो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, जो भी बिजनेस का रेवेन्यू है, जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इन चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और एंड में, इस पीरियड के एंड में, इसका एक अच्छा सा एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं जिससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हुए अपने पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके आता है वो होता है मैचिंग कंसेप्ट। वो मैचिंग कंसेप्ट जो है बहुत हद तक थोड़ा सा अक्रूवल से भी रिलेटेड है। इन द सेंस आपको बताते हैं कैसे। मैचिंग कंसेप्ट अपने को ये सिखाता है कि जो जिस साल का रेवेन्यू है या जो जिस साल का एक्सपेंस है, वो उसी साल के रेवेन्यू से एडजस्ट होगा। डजेंट मैटर रिसीव्ड और नॉट, डजेंट मैटर पेड और नॉट। जैसे मान लीजिए टोटल खर्चा आपका इस साल का है 1 लाख, जिसमें से 20,000 बाकी है, वो भूल जाइए। टोटल खर्चा क्या है? 1 लाख। इस 1 लाख को खर्च करने के बाद आपने 1.5 लाख का रेवेन्यू अर्न किया, जिसमें से हो सकता है कि 30-40,000 अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन टोटल रेवेन्यू आपका 1.5 लाख का है। तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, और मान लीजिए ये अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 23-24, तो ये 23-24 का एक्सपेंस है और ये 23-24 का रेवेन्यू। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोग 23-24 का जो रेवेन्यू है उसके साथ 23-24 का जो एक्सपेंस है, उन दोनों को हम एडजस्ट करते हैं। तो जो नेट रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा मेरा प्रॉफिट या इनकम।
और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। जो जिस साल का रेवेन्यू है वो उसी साल के एक्सपेंस से एडजस्ट होगा। डजेंट मैटर मिला है या नहीं मिला है, हो सकता है कि बाद में मिले, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जब आप टोटल एक्सपेंस या टोटल रेवेन्यू काउंट करोगे तो पूरा 1,50,000 और पूरा 1,00,000 दोनों को एडजस्ट करोगे। तो यही जो एडजस्टमेंट होता है ना, कि 2000 का 2023-24, 2023-24 का एक्सपेंसेस और उसी साल का रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस को जब आप एडजस्ट करोगे और आपको फाइनल नेट इनकम निकल करके आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं जिसको बोला जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या है? देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का दूसरा नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट होता क्या है, आपको समझाने से पहले एक एग्जांपल दे देते तो समझना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सेल एक सेल किया है 1 जनवरी। पहले तो अकाउंटिंग ईयर लिख देते हैं, मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर है 23-24, स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल 2023, एंड्स ऑन 31 मार्च 2024। अब आपने 1 जनवरी 2023 को एक सेल प्रोसेस किया है 1 लाख का, और ये पैसा रियलाइज होके आपके पास आता है, मतलब आपको ये पैसा मिलता कब है, मान लीजिए 30 अप्रैल 2000, इसको 24 करते हैं, सॉरी। हाँ, अब ये उठ करके आपके पास आता है, ये पैसा आपके पास आता है 30 अप्रैल 2024। अब 30 अप्रैल 2024 मतलब बेटा जी ये तो हो गया आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, एंड दैट इज 24-25। अब सवाल ये उठ करके आता है कि आपने सेल प्रोसेस किया था 1 लाख का 1 जनवरी 2024 में, उसका पैसा आपको उठ करके आता है 30 मार्च 2024 में। तो आप बुक्स पे सेल कब रिकॉर्ड करोगे? तो इसका आंसर है कि आप सेल उसी दिन रिकॉर्ड कर दोगे जिस दिन ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ था, मतलब जिस दिन आप लीगली उस पैसे को पाने का हकदार बन गए थे, और वो दिन कौन सा है? 1 जनवरी 2024। भले पैसा हमको अगले अकाउंटिंग ईयर में मिले या 1 साल बाद मिले या 2 साल बाद मिले, पर वो जो सेल है वो प्रोसेस हो गया था, वो रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया था। हम लीगली उस पैसे को पाने का हकदार बन गए थे ऑन 1 जनवरी 2024। So what is important is not important that when you realize cash. It is important when the sale is being processed. ओके, द नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अपने को ये सिखाता है कि कब जभी भी आप कोई भी चीज अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करो, प्लीज उसको नेसेसरी डॉक्यूमेंट से पहले वेरीफाई करो। आप पहले चेक करो कि जो भी चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या वो सही है, और उसको चेक करने का एक ही जरिया है डॉक्यूमेंट, वाउचर, कैश मेमो, ये सारा चीज। इन सब चीजों से आप वैलिड कर पाओगे इस चीज को। जैसे मान लीजिए अगर आपको अब सेल्समैन आकर के बोलता है कि 10 लाख का सेल हुआ इस महीने, तो आप धड़ल्ले से उसको रिकॉर्ड नहीं कर दोगे। आप पहले उससे सेल इनवॉइस मांगोगे, वो देखोगे। मतलब आपको कोई भी चीज बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले वेरिफिकेशन आपको करना है, और फिर ही इसको बुक्स पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही इसको लास्ट में करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपना जो अकाउंट्स का पूरा कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। और इसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को अपन दो पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट, क्रेडिट। एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, मतलब पहला तो स्टेप होता है अकाउंट्स में आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। उसके बाद उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज जर्नल। उसके बाद उसका लेजर बनता है। After that, summarizing, then analyzes, interpretation, and then communicating the end result to the accounting users। ये पूरा फंडा है अपना, ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है। अब जब आप रिकॉर्ड करते हो तो हर बार डेबिट और क्रेडिट दोनों का सेम होना जरूरी है।
जब आप लेजर भी बना जो ट्रायल बैलेंस भी बनाते हो तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार परचेस करते हैं, तो कार आपके पास आया और कैश आपके पास से गया, तो हुआ ना डबल एंट्री। तो हर चीज का एक डुअल इफेक्ट, एक डबल इफेक्ट होता ही है, और अपने को वो मेंटेन करना जरूरी है। इसी डुअल एस्पेक्ट कंसर्न के कारण एक इक्वेशन भी निकल करके आता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे। वो है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये देखिए, हमेशा ये बोथ साइड, जैसे मान लेते हैं इसको एल एच एस और इसको मान लेते हैं आर एच एस, देखिए ये बोथ साइड इक्वल आ रहा है। इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द assumptions। जितने भी assumptions है, कंसेप्ट से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब the last part of the chapter, which deals with accounting conventions. Conventions, as I've told you, these are certain customs and traditions जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। The accountant have to adopt these uses or custom which are used as guide in preparation of accounting reports and statements. अब ये जैसे कि और एक चीज बता दे बाबू, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस कोई सेट ऑफ रिटन रूल्स नहीं है, ये सारा एक अनरिटन रूल है। ठीक है, ये एक प्रथा जैसे होता है ना जो चलते आता है, वैसे ये एक प्रथा है बिजनेस में जो चलते रहता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये अपने को सिखाता है कि अकाउंटिंग करते वक्त किसी भी चीज को छुपाना नहीं है। हर एक चीज को रिवील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने शेयर होल्डर्स, अपने मैनेजमेंट, अपने इन्वेस्टर्स को किसी भी बात को छुपा के उसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। हर एक चीजों को अकाउंटिंग बुक में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, ताकि शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, इनको पता चल सके। एक एग्जाम्पल हम देते हैं। एक लाइबिलिटी होता है जिसका नाम होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। बहुतों ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा। हम एक बार बता देते हैं तो सबके लिए सुविधा होगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो अराइज होता है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। जैसे मान लीजिए, आप एक रिनाउंड पर्सन है सोसाइटी में। ठीक है, आपको हर कोई पहचानता है, आप अपने फ्रेंड का गारंटर बनते हैं जब उसको लोन चाहिए होता है। तो एज अ गारंटर, बैंक आपके भरोसे में उसको लोन देता है उस बंदे को। और मान लीजिए अगर वो बंदा भाग जाता है, उसको ढूंढ के नहीं मिलता है, उस वक्त बैंक आपको पकड़ता है क्योंकि आप गारंटर बने थे, और उस वक्त से आप लाइबल हो जाते हो उस लोन को पे करने के लिए। तो जब तक वो बंदा भागता नहीं और लाइबल आप होते नहीं है, आप उसको लाइबिलिटी बोल नहीं सकते। सिमिलरली, आप ये भी नहीं सोच सकते कि आपका लाइबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए एक बीच का रास्ता अपनाया जाता है, और इन चीजों को हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और बैलेंस शीट के बाहर एक नोट में उसको मेंशन कर देते हैं कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी इतना है। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी तक वो लाइबिलिटी बना नहीं। अगर बना तो उसको बैलेंस शीट में डाल देंगे, अगर नहीं बना तो वो फुट नोट से ही हट जाएगा। लेकिन इसको लिखने का मकसद ये हुआ कि शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, उन लोगों को पता चल सके। अगर आप नहीं लिखते हैं और ये बोलते हैं कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आता नहीं है, आप कर तो सही रहे हैं, लेकिन आप फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन का जो रूल है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। देखिए बाबू, मेटेरियलिटी मतलब होता है, मतलब इस पॉइंट का एक्चुअल मतलब होता है कि आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे और किसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। एक बंदा जिसका बिजनेस का टर्नओवर है 10 करोड़ रुपया, उसके लिए 50,000 का एक्सपेंस, उसके लिए अगर अगर मतलब उस बंदे के बिजनेस में 50,000 का कोई एक्सपेंस होता है, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन मान लीजिए उसी की जगह एक दूसरा बंदा है जिसका टर्नओवर 4 लाख रुपया है सालाना, और अगर वो 50,000 का खर्च करता है अपने बिजनेस में, तो उसके लिए वो मैटर ऑफ कंसर्न है, जरूर है और डेफिनेटली है। तब आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मटेरियलिटी हम लोगों को ये सिखाता है कि एक बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट चीज है उनको फोकस करो, उनके बारे में मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को बताओ, और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको इग्नोर करो।
अब सीधा सा बात है बाबू, किसी के लिए कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हम आपको बताएं, और किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकता है। ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। दिस कन्वेंशन says that we will give importance to those matter which affect business decision। तो आपकी बिजनेस के लिए जो एक छोटा चीज हो सकता है, अगले के लिए वो नहीं भी हो सकता है। तो अब आप बोलोगे सर सोल्यूशन क्या है इसका? तो सोल्यूशन इसका एक ही सोल्यूशन है, और बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा एक चीज जो बिजनेस का जो बिजनेस मतलब जिसके वजह से बिजनेस के डिसीजन में चेंजेस आ सकता है, तो वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक फोन खरीदते हैं, ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये फोन है अपना। अब आप एक फोन खरीदे, ठीक है, अब हम खरीद रहे हैं, और अब जब हम फोन खरीद रहे हैं, आप अगर मेरे को बोलते हैं कि सर ये जो फोन है ना, ये बहुत लैग करता है, बहुत ज्यादा हैंग करता है। जैसे आप मेरे को ये बात बोल दोगे ना, हम तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे कि नहीं, हमको तुम्हारा फोन नहीं खरीदना। तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब सिमिलरली आप मेरे को आके बोलते हो कि सर इसका ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा डेंट आ गया है, थोड़ा सा, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है मेरे लिए। हम उसको अवॉइड करेंगे और उस फोन को परचेस कर लेंगे। तो देखिए, आपने दो बातें मेरे को बताया, एक जो एक्चुअली सिस्टम का प्रॉब्लम था, और एक जो उसमें हल्का सा डेंट लगा था। डेंट वाले डिसीजन से हम अफेक्टेड नहीं हुए, हम आपका फोन खरीद लेंगे। लेकिन सिस्टम वाला जैसे ही सुनेंगे, हम अपना डिसीजन चेंज करेंगे। तो यही होता है कंसेप्ट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ऐसा कोई भी चीज जो बिजनेस डिसीजन को चेंज कर दे, वो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में आता है। और ऐसा कोई भी चीज जिसके वजह से डिसीजन चेंज ना हो, वो आदमी जो सोचा था वही करेगा, दैट इज नोन एज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, और नोन एज प्रूडेंस कंसेप्ट। बहुत जन प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस हम लोगों को सिखाता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। अच्छे चीजों को एलिमिनेट करो, लेकिन बुरे चीजों को काउंट पे लो, उसका एस्टिमेशन करो। इसीलिए जब एक कंपनी, ठीक है, अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करता है, स्टॉक मतलब जो लेफ्ट आउट गुड, जो सामान नहीं बिका, अनसोल्ड गुड्स, दैट इज नोन एज स्टॉक। रॉ मटेरियल कैन बी स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स कैन बी स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स कैन बी स्टॉक। जिसका जैसा धंधा, अगर कोई कच्चा चीजों का व्यापार करता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल है स्टॉक। कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स का है तो उसके लिए सेमी फिनिश्ड है स्टॉक। कोई फिनिश गुड्स का है तो उसके लिए फिनिश गुड्स है स्टॉक। तो अगर स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है अपने को, और अपने पास दो वैल्यू है, एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस, तो दोनों में से जो छोटा होता है उसी में हम लोग अपने स्टॉक को वैल्यू करते हैं। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म यही सिखाता है कि आप जितना हो सके बुरे चीजों को एंटिसिप मतलब बुरे चीजों को काउंट करो, और अच्छे चीजों को मत काउंट करो। दूसरा एग्जाम्पल, आप मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में बेचे हैं, टोटल पांच पांच आदमी को आप अपना सामान बेचे हैं। पांच में से आपको लगता है कि दो आदमी जो है वो आपको परेशान करने वाला है पैसे के लिए, तो आप क्या करिए, पहले से एक प्रोविजन सेट कर दिए और नाम रख दिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब आपको लगता है कि शायद उन दो इंसान से पैसा रिकवरी नहीं हो पाएगा, और इसी सोच में आप पहले से ही प्रॉफिट से थोड़ा पैसा हटा देते हो, ताकि जब अगर वो लॉस इन फ्यूचर हो तो आपको वो झटका ना मिले। आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। इसीलिए ये लाइन बार बार बोल रहे हैं, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड ऑल लॉसेस। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये पहुंच सके, और उन लोगों को भी इस चैप्टर का एक अच्छा नॉलेज मिल सके। टिल देन, थैंक यू। We will meet with our next video again, probably on accounting equation.
तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और खुश रहिए। थैंक यू।